औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। Assalamu alaikum. After 100 days of incorporation, the directors of Rahman Limited decided to appoint Mr. Shahid as the company's statutory auditor. मुझे बताइए यहाँ तक क्या डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं रहमान को? क्या इनकॉर्पोरेशन के 100 डेज तक कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है? नहीं। कब तक कर सकता है? कब तक कर सकता है वो अपॉइंट? 90 डेज तक। तो क्या ये अपॉइंटमेंट वैलिड होगी? क्या ये अपॉइंटमेंट वैलिड होगी? नहीं, ये अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं होगी। तो मुझे बताइए, अगर उसने 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक अपॉइंट नहीं किया तो फिर ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? एससीसीपी अपॉइंट करेगा। तो पार्ट बी हमें क्या है। पार्ट सी में क्या हो रहा है? That directors of Fazal Limited have decided to appoint Saeed and Company Chartered Accountants। जो डायरेक्टर्स हैं फजल लिमिटेड के, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि भाई हम लोगों ने सईद एंड कंपनी को अपॉइंट करना है। ठीक है जी, करें, सो बिस्मिल्लाह करें। One of the partners spouse hold 1000 shares in Fazal Limited। तो बताइए कौन सी वाली डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पे लग रही है? अगर शेयर्स मौजूद हो पार्टनर के पास या उसकी स्पाउस के पास या उसके किसी माइनर के पास, तो क्या अपॉइंटमेंट होती है? क्या डायरेक्ट नो है या इसमें सियासी जवाब आता है? देखिए, अपॉइंटमेंट हो जाएगी, बट एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट दो बातें हैं। एक तो आपने फैक्ट डिस्क्लोज करना है कि मेरे पास या मेरी बीवी के पास शेयर्स हैं, और ये वादा कर लेना है कि आप उनको 90 डेज के अंदर अंदर बेच देंगे। और अगर 90 डेज के अंदर अंदर आपने वो शेयर्स नहीं बेचे तो फिर आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। तो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट वैलिड है, उसके बाद 90 डेज का वेट होगा, और 90 डेज के वेट के बाद अगर शेयर्स डिस्पोज नहीं होते तो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट डी। पॉइंट डी में वो हमारे लिए क्या नई बात लेकर आ रहा है? पॉइंट डी में है कि द डायरेक्टर्स ऑफ नजम प्राइवेट लिमिटेड हैव अ पेड अप कैपिटल ऑफ 4.5 मिलियन, और उन्होंने दाऊद को अब अपॉइंट किया है एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर। दाऊद जो है उसके पास डिप्लोमा है आईएफआरएस में, और उसने डिप्लोमा कहां से लिया है? आईकैप से लिया है, और उसने मैंडेटरी ट्रेनिंग भी की हुई है। तो मुझे बताइए, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ज्यादा हो, उसका ऑडिट कौन करता है? यहां पे उसका पेड अप कैपिटल कितना है? 4.5 मिलियन, यानी कि 3 मिलियन से ज्यादा है। और अगर 3 मिलियन से ज्यादा है तो उसका ऑडिट कौन करेगा? कौन करेगा? सीए करेगा। और सीए भी कौन सा? जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो। किससे? आईकैप से। तो क्या ये दाऊद जिसने सिर्फ ट्रेनिंग ली हुई है, क्या ये अपॉइंट किया जा सकता है? जिसके पास सिर्फ एक डिप्लोमा है आईएफआरएस में, तो क्या इसकी अपॉइंटमेंट की जा सकती है? नहीं की जा सकती। द आंसर इज नो। चले, मैं कहता हूं कि इसका पेड अप कैपिटल हो 2.5 मिलियन। अगर इसका जो पेड अप कैपिटल है वो 4.5 की बजाय 2.5 हो जाए, तो क्या तब इस दाऊद की अपॉइंटमेंट वैलिड होगी? 3 मिलियन से कम सीए करेगा या सीएमए करेगा, तो क्या ये दाऊद सीएमए है? क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने आईसीएमएपी की क्वालिफिकेशन हासिल की हुई है? कहाँ लिखा हुआ है? सीएमए का वर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है? सवाल ये बता रहा है कि उसने डिप्लोमा लिया है आईएफआरएस के अंदर किसी ट्रेनिंग में जाके। इसने डिप्लोमा लिया हुआ है आईएफआरएस के अंदर, कोई ट्रेनिंग अटेंड की होगी, तो भाई ये डिस्क्वालीफाई है। चाहे
3 मिलियन से ऊपर वाली कंपनी हो या 3 मिलियन से कम वाली कंपनी हो, ये है ही डिस्क्वालीफाई। बात समझ आ गई आपको? ई पे आएंगे जरा। ई में क्या हो रहा है? ई में वो ये कह रहा है ऑल डायरेक्टर्स ऑफ हुसैन एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और कंपनी को ऑफर आई है कि वो मसूद प्राइवेट लिमिटेड का ऑडिट करें जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 1 मिलियन है। तो क्या ई के अंदर हुसैन एसोसिएट्स ऑडिट कर सकते हैं मसूद प्राइवेट लिमिटेड का? बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई भी कंपनी किसी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकती। कंपनी किसी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकती, कोई बॉडी कॉर्पोरेट किसी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकती। तो ये जो हुसैन एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड है, ये प्राइवेट लिमिटेड का जो वर्ड है ये जाहिर कर रहा है कि ये एक कंपनी है। बेशक साथ में एसोसिएट लिखा है, और ये वाला एसोसिएट ये शो कराने के लिए लिखा है कि शायद बच्चे कंफ्यूज होकर उसको फर्म कंसिडर कर लें। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने प्राइवेट लिमिटेड का वर्ड साथ देखना है, और ये जाहिर कर रहा है कि ये एक कंपनी है। तो एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी का ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकती। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें समझ आए। आगे चलते हैं। हमारे सामने 3 डिफरेंट सिनेरियोज हैं, इनको देखते हैं। पहले मिस्टर जहीर, ये जो मिस्टर जहीर है वो एक लीगल प्रैक्टिशनर है, और उनको ऑफर हुई है कि उन्होंने लीची प्राइवेट लिमिटेड का ऑडिट करना है जिसका पेड अप कैपिटल 1.5 मिलियन है, और 40% इसको खरीदा हुआ है ब्लू ब्लैक लिमिटेड ने, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है। 3 बातें वो कर रहा है। क्या एक लीगल प्रैक्टिशनर ऑडिट कर सकता है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है वो 3 मिलियन से कम है, यानी कि 1.5 मिलियन है, और वो 40% ओन उस कंपनी को कर रहे हैं ब्लू ब्लैक लिमिटेड। मेरा आपसे पहला सवाल, क्या 40% ओनरशिप के साथ वो ब्लू ब्लैक की सब्सिडरी बनती है या नहीं बनती? क्या ये जो 40% की ओनरशिप है, क्या इससे सब्सिडरी का रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा? नहीं बनेगा। अच्छा जी, अगर पेड अप शेयर कैपिटल 3 मिलियन से कम हो तो उसका ऑडिट कौन करता है? अगर पेड अप शेयर कैपिटल 3 मिलियन से कम हो तो उसका ऑडिट कौन करेगा? सीए या सीएम है? क्या ये जहीर सीए है? क्या जहीर सीए है? क्या जहीर सीएम में है? क्या ये सीएम में है? ये कौन है? ये एक वकील है। तो क्या कहीं आपने पढ़ा हो कि लीगल प्रैक्टिशनर भी ऑडिट कर सकते हैं? कहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा। तो क्या ये अपॉइंटमेंट वैलिड है या नहीं? ये वैलिड नहीं है। Walnut and Company Chartered Accountants have received an offer for appointment as external auditors of Wasim Private Limited, ठीक है, in place of previous auditors who were removed, जिनको रिमूव कर दिया गया था बिफोर कंप्लीशन ऑफ टर्म, और यू मे अज्यूम दैट WPL हैज कंप्लीटेड ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज। तो मुझे बताइए कि अगर एक ऑडिटर को निकाल दिया हो और दूसरा ऑडिटर उसकी जगह पे आना चाहे तो क्या वो आ सकता है? आ सकता है। उसके लिए हमें किसी की अप्रूवल चाहिए थी। किसकी चाहिए थी? इसके सोल्यूशन में शायद 1-2 बातें और भी लिखी हो, तो आपने उन बातों को इग्नोर कर देना है, क्योंकि ये बहुत पुराना सवाल है। पुराने टाइम के ऊपर कुछ चीजें मजीद हुआ करती थी, तो आपने एक्स्ट्रा बातों को साइड पे कर देना है। ओके, मिस्टर सादिक, एंड पे आए जरा। मिस्टर सादिक has recently joined your firm as a partner। सादिक जो है वो रिसेंटली फर्म में आए हैं बतौर पार्टनर के, और सीन कुछ ऐसे हैं कि उसने स्ट्रॉबेरी लिमिटेड के बोर्ड पे टाइम गुजारा हुआ है। और जब मैं कहता हूं कि उसने बोर्ड पे टाइम गुजारा हुआ है, इसका मतलब है कि वो वहां पे डायरेक्टर की पोजीशन पर आए। मगर वो किसका नॉमिनी था? गवर्नमेंट का। एजीएम हुई 31 अगस्त को, और शेयर होल्डर ने प्रपोज किया हमारी फर्म का नाम
to be appointed as external auditor for the year 30 जून 2012। यानी कि हो क्या रहा है, सादिक जो कि पहले स्ट्रॉबेरी लिमिटेड के बोर्ड में बैठा हुआ था, अब वो वहां से उठ के एक फर्म में आ गया है बतौर पार्टनर, और अब यही फर्म जिसमें सादिक आया है उसको कहा जा रहा है कि तुमने ऑडिट करना है स्ट्रॉबेरी लिमिटेड का। तो मुझे बताइए क्या ये ऑडिट कर सकती है फर्म या नहीं कर सकती? मेरे आपसे कुछ सवाल है। पहला सवाल, क्या गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर काउंट होता है या नहीं होगा? अगला सवाल, वो पहले डायरेक्टर था या पहले पार्टनर था? पहले वो डायरेक्टर था। क्या वो मौजूदा डायरेक्टर है या मौजूदा डायरेक्टर नहीं है, वो एक्स डायरेक्टर है? क्या एक्स डायरेक्टर ऑडिट कर सकता है या नहीं कर सकता? डिपेंड करता है। किस चीज पर डिपेंड करता है? क्या कंडीशन थी 3 साल तक? तो जरा मुझे बताइए 30 जून 2009 से लेके 31 अगस्त 2011 तक क्या 3 साल का वक्फा पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं। तो अगर 3 साल नहीं गुजरे तो क्या अभी भी वो डिस्क्वालिफाइड है या नहीं? डिस्क्वालिफाइड है। तो क्या अब ये ऑडिट परफॉर्म हो सकता है या नहीं? पार्ट बी पे आते हैं। सवाल सुनिएगा, एप्रिकॉट एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है, एप्रिकॉट एंड कंपनी है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनको ऑफर हुई है कि उन्होंने ऑडिट करना है बनाना लिमिटेड का। एप्रिकॉट ने ऑडिट करना है बनाना लिमिटेड का। मिस्टर पंपकिन हु इज अ नॉमिनी डायरेक्टर, अब यहां पे नॉमिनी के ऊपर मैं जरा हाईलाइट कर दूं, जो कि एक नॉमिनी डायरेक्टर है बनाना के ऊपर। नॉमिनी कौन से? गवर्नमेंट वाले। वो 25% की शेयर होल्डिंग रखते हैं, वो 25% की शेयर होल्डिंग रखते हैं किसमें? वाटरमेलन लिमिटेड में। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, चलें यहां तक रुकिए। मुझे बताइए अगर एक शख्स एक कंपनी में नॉमिनी डायरेक्टर हो और दूसरी कंपनी में वो 25% शेयर्स रखता हो, तो क्या वो दो कंपनीज को आपस में एसोसिएट बनाता है या नहीं बनाता? क्या नॉमिनी डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एक्सेप्शन नहीं याद आपको? एक नॉमिनी शख्स दो कंपनीज को आपस में एसोसिएट नहीं बना सकता। तो एक चीज तो हमें पता चल गई कि बनाना और वाटरमेलन का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। अगला सवाल, अब अगर मैं इन दो में से किसी के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाऊं तो क्या मैं दूसरी के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा? क्या इनका आपस में कोई ताल्लुक है? ताल्लुक तो नहीं है। तो अगर मैं किसी एक के लिए डिस्क्वालीफाई हो रहा हूं तो उससे दूसरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सुके, अभी तो खानी शुरू हुई है। इन सब में अगर आप ये तो नहीं भूल गए कि हमने ऑडिट करना किसका था, किस कंपनी का हम लोगों ने ऑडिट करना है, ये तो नहीं भूल गए कहीं गलती से? बनाना का। अच्छा, अब वो कह रहा है कि वाटरमेलन के अंदर पार्टनर की स्पाउस शेयर होल्डिंग रखती है। वाटरमेलन के अंदर पार्टनर की स्पाउस शेयर होल्डिंग रखती है। तो क्या इस पॉइंट से बनाना के ऑडिट पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए। तो क्या हम बनाना का ऑडिट कर सकते हैं? कोई एतराज तो नहीं रखते? आप कर सकते हैं। आईकैप क्या करता है, ऑडिट आपने करना होता है एक कंपनी का, वो आपको कहानी सुनाता है दूसरी कंपनी की। पहले आपने ये असेस करना है कि दो कंपनीज का आपस में कोई एसोसिएट वाला ताल्लुक है या नहीं। अगर तो ताल्लुक नहीं है तो बेशक ये क्वालिफाई करे या डिसक्वालीफाई करे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर एसोसिएट का ताल्लुक है तो एक के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन दूसरे में ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई करा देगी आपको। पार्ट बी पर आते हैं। अलीम आसिफ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैज एक्सेप्टेड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गुल लिमिटेड। एक पार्टनरशिप फर्म है एएसी, उसने गुल लिमिटेड का ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। कमाल हु इज अ पार्टनर इन एएसी, कमाल जो कि पार्टनर है एएसी में, वो 5000 शेयर्स रखता है उसी कंपनी में जिसका ऑडिट करने जाना है गुल लिमिटेड का। वो उसी कंपनी के शेयर्स रखता है जिसका उसने ऑडिट करने जाना है। कितने शेयर्स हैं? 5000। विद इन 30 days ऑफ एक्सेप्टेंस, देखिए कितना अच्छा है, उसके पास शेयर्स थे, उसने अपॉइंटमेंट के टाइम पे कहा होगा भाई मेरे पास शेयर्स हैं और मैं वादा करता हूं कि ये शेयर्स मैं डिस्पोज ऑफ कर दूंगा। तो उसने 30 दिनों के अंदर अंदर वो शेयर्स गिफ्ट कर दिए अपने बेटे कामरान को, अपने बेटे कामरान को जो कि मैनेजर है एएसी के अंदर। द क्वेश्चन इज, क्या ये अपॉइंटमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती? देखिए हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि आपने शेयर्स को डिस्पोज ऑफ कर देना है, ठीक है। तो शेयर्स क्या उसने अपने स्पाउस को दिए? नहीं। क्या उसने शेयर्स माइनर को दिए? क्या माइनर मैनेजर अकाउंट्स हो सकता है? क्या एक 18 साल से कम उम्र बच्चा किसी कंपनी में या किसी फर्म में मैनेजर हो सकता है? तो ये साफ जाहिर है कि जो उसका बेटा है जिसको डिस्पोज किया गया है, जिसको बतौर गिफ्ट वो शेयर्स दिए गए हैं, वो मेजर है। तो क्या ये गिफ्ट एक वैलिड गिफ्ट है या नहीं? क्या ये प्रॉपर डिस्पोजल कंसिडर की जाएगी या नहीं की जाएगी? ये एक प्रॉपर डिस्पोजल है, क्योंकि किन 3 लोगों पे मना हुआ था? वो शख्स उसके पास ना हो, उसकी स्पाउस के पास ना हो, उसके माइनर के पास ना हो। तो डिस्पोज करने के बाद ना उसके पास है, ना स्पाउस के पास है, ना माइनर के पास है। किसके पास है? मेजर के पास। और मेजर का अपना जाती शनाख्ती कार्ड होगा, वो डिपेंडेंट नहीं रहता एज पर लॉ 18 साल गुजरने के बाद। तो अब ये डिस्पोजल वैलिड है, उसने 30 दिनों के अंदर अंदर सही डिस्पोजल कर दिया है, तो ये अपॉइंटमेंट बिल्कुल क्या है? वैलिड है। आगे चलते लें जी, थोड़ा सा ट्रिकी एरिया आपके सामने आकर रखता हूँ। जमान इज अ पार्टनर इन अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और वो 5000 शेयर्स रखता है मर्दान लिमिटेड में। जमान कौन है? पार्टनर है किसी फर्म के अंदर और जमान के पास 5000 शेयर्स हैं मर्दान लिमिटेड के। उसकी ही फर्म को ऑफर हुई है कि तुमने खानेवाल का ऑडिट करना। यहां तक रोकिएगा, यहां तक रोके और मुझे बताइए कि क्या एक कंपनी की बात हो रही है, 2 कंपनी की बातें हो रही है? 2 कंपनीज है। शेयर्स एमएल में है, शेयर्स एमएल में है और ऑडिट किसका करना है? केएल का। तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि क्या ये आपस में एसोसिएट है या नहीं, यही चेक करना है हमने। आगे वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है एमएलबी और केएलबी ये दोनों सब्सिडरीज हैं डीकेएल की। एमएल जिसका ऑडिट करना है, नहीं सॉरी, एमएल जिसके शेयर्स हैं और केएल जिसका ऑडिट करना है, वो दोनों कंपनीज डीकेएल की क्या है? सब्सिडरी। तो क्या कॉमन मैनेजमेंट हो रही है डीकेएल की इन दोनों पे? क्या कॉमन मैनेजमेंट हो रही है डीकेएल की? तो मुझे बताइए क्या एमएल और केएल आपस में एसोसिएट है या नहीं है? क्या एमएल और केएल आपस में एसोसिएट बनी है या नहीं बनी? बन गई हैं। अगर ये एसोसिएट बन ही गई हैं तो मुझे बताइए कि अगर वो शख्स एमएल के अंदर शेयर्स रखता है तो उसको
केएल के टाइम पे, यानी कि जब केएल में वो अपॉइंटमेंट के लिए जा रहा होगा तो वो क्या अपनी राय रखेगा, क्या उसकी राय होगी? शेयर्स वाली बात आ रही है। तो शेयर्स वाली बात में हम लोगों ने क्या कहा था, कैसा जवाब देंगे? सियासी, सियासी जवाब देंगे। और सियासी जवाब क्या है कि एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट वो ये बताएगा कि भाई मेरे पास आपकी एक एसोसिएट के शेयर्स पड़े हुए हैं और वो शेयर्स मैं 90 दिनों के अंदर अंदर बेच दूंगा, और ये मैं वादा करता हूं, मैं अपॉइंटमेंट के लिए राजी हूं, मैं अपॉइंटमेंट के लिए राजी हूं। पार्ट ए, ABC Limited और DEF Limited are associated companies on account of common directorship. दो कंपनीज हैं, ABC DEF, और ये आपस में एसोसिएट है। क्यों? क्योंकि इन दोनों कंपनीज के अंदर एक डायरेक्टर कॉमन है। ठीक है, हमें पता चल गया कि दोनों आपस में एसोसिएट है। इसका मतलब अगर एक में डिस्क्वालीफाई होंगे तो दूसरे में भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अच्छा जी, सलमान एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज द ऑडिटर इन ABC। सलमान एंड कंपनी ने किसका ऑडिट करना है? ABC का। यहां तक तो सवाल में और कोई मसला नहीं हमें नजर आया। अब मसला आएगा, सलमान जो कि पार्टनर है सलमान एंड कंपनी के अंदर, इज द स्पाउस, वो शरीके हयात है, ऑफ नवीन, वो शरीके हयात है किसका? नवीन का, जो कि एम्प्लॉय है DEF के अंदर। तो मुझे बताइए, स्पाउस वाली बात डायरेक्टर पे थी, एम्प्लॉय पे थी, ऑफिसर पे थी, या तीनों पे थी? हमने किसकी स्पाउस को मना किया था ऑडिट करने के लिए? अच्छा, तो इस केस में क्या डायरेक्टर की स्पाउस शामिल है या नहीं है? क्या DEF के अंदर अगर मुझे ऑडिट करना होता तो क्या DEF के अंदर ऑडिट हो जाता? क्या DEF की अंदर अगर मुझे ऑडिट करना होता तो क्या मेरी अपॉइंटमेंट हो जाती या नहीं होती? हो जाती, क्योंकि डायरेक्टर का स्पाउस नहीं है। तो अगर मैं DEF के अंदर अपॉइंट हो जाता तो क्या मैं ABC के अंदर भी अपॉइंट हो जाता? हो जाता। तो इसका मतलब है कि अपॉइंटमेंट तो हो सकती है। सवाल ये उठा था कि सर ABC और DEF आपस में होल्डिंग सब्सिडरी क्यों नहीं है? सवाल में ये क्यों लिखा है कि ये इनका रिलेशन एसोसिएट का तो है बट होल्डिंग सब्सिडरी का नहीं है? उसका बड़ा क्यूट सा एक आंसर ये है कि होल्डिंग सब्सिडरी कोई वाहिद शर्त नहीं है एसोसिएट बनने की। अगर आपको एसोसिएट की डेफिनेशन आती हो तो एक है होल्डिंग सब्सिडरी वाला पॉइंट, दूसरा है कॉमन डायरेक्टरशिप वाला पॉइंट, तीसरा है कॉमन मैनेजमेंट वाला पॉइंट। तो इसमें उसने वाजिया किया हुआ है कि बिकॉज ऑफ कॉमन डायरेक्टरशिप ये दो कंपनीज आपस में एसोसिएट है, होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है। तो वो बात आप लिखें या ना लिखें, बात बराबर है। असल चीज क्या है, ये असेस करना कि ये एसोसिएट्स हैं या नहीं, जो कि सवाल ने आपको बता दिया। तो जब ए पार्ट कर लिया है तो बी पार्ट भी कर लेते हैं। All the partners of Kashif Associates are cost and management accountants। लें जी, उसने कह दिया कि नीचे वाले लोग सारे ICMA वाले। The firm has received an audit appointment of Nihal Private Limited, जिसका पेड अप कैपिटल है 5 लाख और 30% शेयर्स हैं सयाल लिमिटेड के पास, जो कि एक पब्लिक कंपनी है। माय फर्स्ट क्वेश्चन, क्या 30% शेयर होल्डिंग से होल्डिंग सब्सिडरी वाला रिलेशन बनता है या नहीं बनता? अगर 30% की शेयर होल्डिंग हो तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि दोनों कंपनीज आपस में होल्डिंग सब्सिडरी हैं? नहीं कह सकता। क्या इसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से कम है या 3 मिलियन से ज्यादा है? यही ट्रिक था, यही ट्रिक था कि मिलियन में 5 जीरो आते हैं या 6 जीरो आते हैं। यही ट्रिक है, इस सवाल में और कुछ नहीं है।
अगर बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि मिलियन में 5 जीरो आते हैं या 6 जीरो आते हैं, तो आई कैप इस लेवल तक खेल जाता है बच्चों के साथ। तो मुझे बताइए, क्या 3 मिलियन से कम है? जी कम है। तो क्या आईसीएमए वाले ऑडिट कर सकते हैं? ले जी, इसके बिल्कुल नीचे वाला सवाल भी देख लेते हैं। आपने एक्सेप्शन बतानी है इस रूल की। एक्सटर्नल ऑडिटर्स आर नॉर्मली अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स एट द जनरल मीटिंग। ठीक है, इसकी एक्सेप्शन बता दें 3 नंबरों के लिए, यानी कि 2-3 पॉइंट्स बता दें। नॉर्मल रूल क्या है कि जो ऑडिटर्स होते हैं वो एजीएम पे अपॉइंट किए जाते हैं बाय शेयर होल्डर्स। तो इसकी एक्सेप्शन क्या होगी? तो आई कैप का जब दिल करता है वो यहाँ से एक इस तरह का रट्टे वाला सवाल भी पूछ लेता है, बट दिल करता है तो वो सिनेरियो बेस की तरफ जब जाता है तो फिर तैरता हुआ चला जाता है। ऑटम 14 का सवाल देख लेते हैं। योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ ABDL after the acquisition of majority shareholding in HG Motors Private Limited। ABDL ने कहा है कि वो एग्जिस्टिंग ऑडिटर्स को रिप्लेस करेंगे और उन्होंने आपसे राब्ता किया है कि क्या आप उनका ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो आपने 8 नंबरों के लिए वो पूरा प्रोसीजर बताना है कि पिछला कैसे जाएगा, नया कैसे आएगा, वो सारी कहानी बतानी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कहानी हमें डिस्कस दोबारा करनी चाहिए। रिटायर कैसे होगा, कंसेंट ली जाएगी, नोटिस भेजा जाएगा। स्प्रिंग 14 पे देख लेते हैं। स्प्रिंग 14 पे देख लेते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं। हामिद इज अ पार्टनर और उसके पास 1 लाख TFC हैं SFL में, और उसकी फर्म SFL का ऑडिट करना चाह रही है। मुझे बताइए क्या अपॉइंटमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती? क्या TFC रखना जुर्म है या नहीं है? अपॉइंटमेंट हो सकती है, क्योंकि TFC क्या है? डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट, और हमने क्या पढ़े थे? शेयर्स इंस्ट्रूमेंट। तो ये अपॉइंटमेंट बिल्कुल क्या है? वैलिड। ऊपर आ जाए। चलिए ऊपर पूरा नहीं पढ़ते, मुझे इतना बता दें कि अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो क्या आप एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आते हैं या नहीं आते? नहीं करते, तो ऊपर भी ऑडिट फिर हो सकता है। उससे मजीद ऊपर आ जाए। मतीन हैज रिसेंटली ज्वाइंड हुमायूं एंड कंपनी, जो कि एक फर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, और उसको पार्टनर के तौर पे प्रमोट किया जा रहा है। तो अगर एक ऐसा शख्स जिसके साथ कमिटमेंट कर ली हो फर्म ने कि हम तुम्हें पार्टनर बनाएंगे, बट अभी वो पार्टनर ना हो, तो क्या उसमें पार्टनर वाले रूल्स अप्लाई किए जाएंगे या नहीं? तो अगर वो पार्टनर नहीं है तो क्या डिस्क्वालिफिकेशंस का कोई भी रूल लगेगा? क्या हमें मजीद सोचने की जरूरत है? आगे की कहानी हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पार्टनर ही नहीं। अगर वो पार्टनर होता फिर आगे की तरफ हम लोग जाते हैं। डन। अल्लाह हाफिज।